हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड न्यूज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से बीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं और ये तीसरा नंबर का वीडियो है। इससे पहले भी मैं पहला और दूसरा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का यूनिट बाय यूनिट आप सभी को पढ़ाया जाएगा। उन सभी के टॉपिक के बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी आप सभी के साथ। और ये आज का वीडियो जो है वो पार्ट 3 है। इससे पहले भी मैंने पहला और दूसरा वीडियो अपलोड किया है और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। सबसे पहले आप लोग पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये तीसरे नंबर वाला जो वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि पहला और दूसरा पढ़ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे मानव जीवन काल की महत्वपूर्ण विकास की अवस्थाएं। एरिक्सन, पियाजे एवं कोलबर्ग, इन तीनों ये मनोवैज्ञानिक के नाम है और इन्होंने एक सिद्धांत दिया है। उस सिद्धांत के बारे में भी हम इस वीडियो पर जानेंगे। एक बात और दोस्तों, जो स्टूडेंट्स है वो पूछ रहे थे कि मैम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के जो क्लासेस है वो कब तक स्टार्ट होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 1 दिसंबर से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एवं फोर्थ ईयर की जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि मेरे अन्य सहयोगी मित्र भी मेरे साथ आ चुके हैं। अब वो लोग भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीएलएड प्रथम वर्ष में जो क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम होते हैं, उसमें इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक न एक सिद्धांत लॉन्ग आंसर में आप सभी के लिए जरूर आता है। इसलिए आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे अंत तक, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि मानव विकास की अवस्थाएं। एक बात और दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं कि कैसे एग्जाम पर आप लोगों को लिखना है, लॉन्ग आंसर कितने पेज का होना चाहिए, शॉर्ट आंसर कितने पेज का होना चाहिए, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, इस टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं इस टॉपिक पर भी बना दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकास की अवस्था पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपनी बेसिक लैंग्वेज पर ये सुना होगा कि सबसे बालक छोटा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा बाल्यावस्था पर आता है, फिर वो किशोरावस्था में एडल्ट हो जाता है, फिर उसके बाद उसका बुढ़ापा आ जाता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे बेसिक लैंग्वेज पर। लेकिन आप सभी को यहाँ जो विकास की अवस्था पढ़नी है वो आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग विकास की अवस्था बताई है और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 10 अवस्थाओं के बारे में। कई मनोवैज्ञानिकों ने 4 अवस्था बताई है, कुछ मनोवैज्ञानिक ने 5 बताइए। लेकिन आप सभी लोग पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग अन्य मनोवैज्ञानिक का पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो हमारी जो सबसे पहली अवस्था आप सभी लोग देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है विकास की अवस्था, गर्भकालीन अवस्था। पहली अवस्था दोस्तों गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण से जन्म तक होती है। जब बालक माँ के गर्भ में आता है और जन्म लेता है तब तक की जो बीच की अवस्था होती है वो गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। दूसरा शैशव अवस्था, तो दोस्तों जन्म लेने के 14 दिन तक की जो अवस्था कहलाती है वो शैशव अवस्था कहलाती है। जब बालक 14 दिन से लेकर जन्म लेने के 14 दिन और 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक की जो बीच की अवस्था होती है उसे हम बचपना अवस्था कहते हैं। और हमारे चौथे नंबर की अवस्था पूर्व बाल्य अवस्था। तो जब बालक 3 वर्ष से 6 वर्ष की बीच की अवस्था पे होता है तो वह पूर्व बाल्य अवस्था कहलाती है। 5वां नंबर 6 से 14 वर्ष तक के बीच की जब बालक होता है तो उसे हम उत्तर बाल्य अवस्था के नाम से जानते हैं। और हमारी 6वीं अवस्था है पर्व किशोरा अवस्था। तो जब बालक 11 से 17 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जो अवस्था है वो किशोरा अवस्था कहलाती है। और जब बालक 17 से 21 वर्ष की उम्र के बीच में होता है तो उस अवस्था को हम किशोरा अवस्था कहते हैं। और हमारी 8वीं अवस्था जिसका नाम है प्रौढ़ा अवस्था, इसे हम एडल्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों 21 से 40 वर्ष, जी हाँ दोस्तों, जब व्यक्ति 21 से 40 वर्ष के बीच में होता है तो वो प्रौढ़ा अवस्था कहलाती है। 9वां है मध्य अवस्था, 40 से 60 वर्ष का, जब व्यक्ति 40 से 60 वर्ष के बीच में होता है तो वह मध्य अवस्था कहलाती है। और हमारा 10वां नंबर है वृद्धावस्था, जब व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र का हो जाता है तो वो अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है। और वृद्धावस्था तब तक चलती जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है उसके मरने तक की जो भी अवस्था कहलाई जाती है वो वृद्धा अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इन अवस्थाओं के बारे में समझ में आया होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा याद करना है कि जब बालक गर्भ में रहता है जन्म लेता है तो गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। जन्म लेने के 14 दिन की जो उम्र होती है वो शैशव अवस्था कहलाती है। और 14 से जो 2 वर्ष की होती है बचपना अवस्था
संक्रांति एक एक लाइन की टॉपिक है और सभी लोग इससे पहले भी जानते होंगे और थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ना है, बस हो गया और ऐसा और कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की ये समस्या होती है कि उन्हें साइकोलॉजी समझ में नहीं आती, ये बाल विकास जो है आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट समझ में नहीं आता। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप सभी को एक एक चीज़ एक एक टॉपिक समझाया जाएगा। तो बात कर लेते हैं एरिक्सन के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों हमें इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एरिक्सन, पियाजे और कोलबर्ग ये तीनों जो नाम है वो मनोवैज्ञानिक के नाम है और इन्होंने अपने अपने एक सिद्धांत दिए हैं और इन सिद्धांत को हमें पढ़ना है कि अपने सिद्धांत में इसने क्या बताया है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन तीनों सिद्धांत में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है क्वेश्चन पेपर पर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एरिक्सन के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों एरिक्सन को जो सिद्धांत वो मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहलाता है। टेट पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सुपर टेट में और यूपी टेट में कई बार ये पूछा गया है कि एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है और ऑप्शन दे देता, तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों अभी हम इसका विस्तृत रूप पढ़ लेते हैं कि एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में कहा क्या है। तो एरिक्सन का विश्वास था कि व्यक्तित्व का विकास विभिन्न स्तरों पर होता है। अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि उसकी जो अवस्थाएं होती है, जैसी जैसी अवस्था बढ़ती है उसका विकास होता जाता है, यही ये बता रहा है कि उसका जो विकास है वो विभिन्न स्तरों पर होता है। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति के सामाजिक अनुभव जो उससे समाज में लोगों के साथ उठता बैठता रहता और उससे जो इससे अनुभव प्राप्त होता है वो उसके व्यक्तिगत को, उसके व्यक्तित्व को, उसके पर्सनालिटी को उसको चेंज करता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं सरल शब्दों में बताती हूँ कि जैसा कोई व्यक्ति है वो समाज में लोगों के साथ बैठता उठता है, यदि वो लोग हैं अगर वो अच्छे होंगे तो जो व्यक्ति है, जो बालक है, उसके अंदर सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। यदि उसके समाज में अच्छे लोग नहीं बुरे लोग रहते तो उसके अंतर्गत नकारात्मक विचार अधिक होंगे। यही वो बता रहा है कि अच्छे लोगों के पास बैठेगा और अच्छा भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और जब लोग बुरे लोगों के साथ बैठता है तो उसे एक बुरा एक्सपीरियंस होता है और ये दोनों ही एक्सपीरियंस उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास के स्तरों का मुख्य तत्व अहम की पहचान करना। तो दोस्तों अहम का मतलब अगर मैं सरल शब्द में कह दूं तो अहम एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। सरल शब्द लिया जाए तो एक प्रकार से चेतना होती है। जब जिस समय आप बैठे हैं और आपको पता है कि ये आगे आपके सामने हो क्या रहा है, आप लोग बिल्कुल चेतन अवस्था पर है, आप अपने होने वाले सामने आपके जो समझ क्रिया हो रही है आप लोग उसे समझ पा रहे हैं कि क्रिया क्या हो रही है, यही चेतन अवस्था कहलाती है। सपोज दैट कोई टीचर है आपको किसी टॉपिक में पढ़ा रहा है और उस समय आपके जो मन में विचार चल रहे हो उसी टॉपिक के बारे में चल रहे हैं, सर की आवाज़ आपके कानों तक अच्छे से जा रही है, आप सुन पा रहे हैं, तो यही चेतन अवस्था कहलाती है। अगर आप सर कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आप वही उसी क्लास में बैठे हैं और आपका मन जो है किसी दूसरी जगह पर है तो ये आपकी अचेतन अवस्था कहलाती है। चेतन अवस्था मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि चेतन अवस्था होती क्या है। तो जब हम सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से विकसित कर लेते हैं, एरिक्सन के अनुसार हमारे अहम की पहचान हमारे दूसरे के साथ अंतःक्रिया के कारण बदलती रहती है, क्योंकि हमें नए अनुभव होते रहते हैं और नई सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। अहम की पहचान के अलावा एरिक्सन ये भी मानते थे, इस पर भी वो विश्वास करते थे कि व्यक्ति की जो योग्यता होती है उसके व्यवहार को अभिप्रेरित करती है। इसका मतलब जैसी उसकी योग्यता होगी वैसा ही उसका व्यवहार होगा, वैसे ही उसके काम होंगे, वैसे ही उसकी क्रियाकलाप होगी। यही वो कह रहा है कि योग्यता के अनुसार ही वो कार्य करता है। एरिक्सन के विकास का प्रत्येक स्तर जीवन के किसी भी क्षेत्र में योग्यता प्राप्त करता है। तो दोस्तों एरिक्सन ने अपने सिद्धांत पर 8 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है और उन्होंने बताया है अलग अलग तरीके से कि किस अवस्था पे क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहले नंबर पर, आप सभी देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है कि एरिक्सन के अनुसार विकास के प्रत्येक स्तर पर लोग अंतर्द्वंद का अनुभव करते हैं। और ये अंतर्द्वंद मतलब कि जो मनुष्य के अंदर उसके मन पर मस्तिष्क पर चलती रहती जो विचार चलते रहते उसी का तात्पर्य लिया गया है। अंतर्द्वंद का मतलब वही होता है। तो इसी अंतर्द्वंद में किसी न किसी मनोवैज्ञानिक गुण को विकसित करते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसने अपने विकास में, एरिक्सन जी ने अपने विकास में 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। और हमारी पहली अवस्था है विकास, माफ कीजिएगा, विश्वास बनाम अविश्वास। तो जानते हैं कि इसमें क्या होता है। यह स्तर बालक के जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक का होता है। जी हाँ दोस्तों, जब बालक 1 वर्ष से जन्म से लेकर 1 वर्ष का होता है तो उसके अंतर्गत विश्वास और अविश्वास जैसी जो प्रक्रिया वो चलती रहती है, उसके मन में ऐसे विचार आते रहते हैं।
ये स्तर व्यक्ति के जीवन का बहुत ही अहम स्तर है। अहम का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में बालक अपने माता-पिता पर आश्रित रहता है और उसके विश्वास का आधार माता-पिता और उन पर बालक की आश्रितता पर आधारित है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब बालक 1 वर्ष का होता है तो पूरी तरह से अपने माता-पिता पर आश्रित होता है और उसके विश्वास का आधार माता-पिता और उन पर बालक की आश्रितता का भी आधारित है। यदि बालक इस अवस्था पर सफलतापूर्वक विश्वास विकसित कर लेता है तो वह संसार में सुरक्षित महसूस करेगा। यदि माता-पिता इस स्तर पर संवेगात्मक रूप से बच्चे की सहायता नहीं करते या उसकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध नहीं रहते तो उस बालक में अविश्वास विकसित हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब बालक 1 वर्ष का होता है तो वो किसी दूसरे इंसान की गोद पर नहीं जाता, वो अपने माता-पिता की गोद पर ही रहता है। अगर दूसरे व्यक्ति की गोद में चला जाता है तो रोना स्टार्ट कर देता है। यही बताया गया है कि जब बालक 1 वर्ष का होता है तो उसको वह अपनी पूरी तरह से माता-पिता पर आश्रित होता है, कोई भी कार्य अपने आप नहीं कर पाता और अपने माता-पिता पर ही विश्वास करता है और जब अपने आस-पास अपने माता-पिता को देखता है तो सुरक्षित महसूस करता है। यही बताया गया है, एरिक्सन ने यही बताया है इस पर। और दूसरा स्तर है हमारा स्वायत्तता बनाम शर्मीलापन और संदेह। तो दोस्तों, जब बालक प्रारंभिक बाल्यावस्था पर होता है, मैंने आप सभी को इससे पहले बताई कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का मतलब यह है जब बालक 3 से 6 वर्ष की उम्र का होता है तो ये उसकी क्या कहलाती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसी को हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया अवस्थाओं का वर्णन। तो इस स्तर का बालक आत्मनियंत्रण की चेतना का विकास करता है। एरिक्सन के अनुसार बालक को टॉयलेट का परीक्षण देना इसी प्रकार का नियंत्रण का उदाहरण है। बालक अपने शरीर के अंगों पर नियंत्रण करना उसे एक प्रकार की स्वायत्तता का अनुभव देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब बालक छोटा होता है तो कभी भी किसी भी वक्त जो है टॉयलेट कर देता है, लेकिन जब वो 3 से 6 वर्ष की उम्र का आ जाता है तो उसे पता चल जाता है, वो नियंत्रण कर लेता है और उस सार्वजनिक स्थान से दूर हटकर टॉयलेट करने जाता है। यही ये बताया गया कि इसको जो शर्मीलापन है, जो स्वायत्तता है, वो उसके अंतर्गत आ जाती है। वो अपने इंद्रियों पर जो है नियंत्रण करने लगता है हल्का। तो एरिक्सन के अनुसार बालक को टॉयलेट का परीक्षण देना इसी प्रकार के नियंत्रण का उदाहरण है। बालक का अपने शरीर के अंगों पर नियंत्रण करना उसे एक प्रकार की स्वायत्तता का अनुभव देता है। इस स्तर पर बालक भोजन, खिलौने और कपड़े आदि का चुनाव करने लगता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब 3 वर्ष से 6 वर्ष का बालक हो जाता है तो वो एक प्रकार से जिद करने लगता है। उसे कोई भी चीज़ अच्छी लगने लगी, कहीं माता-पिता के साथ घूमने गया और कोई खिलौना देखा तो वो रोना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि मुझे इसे खिलौना चाहिए। तो उसके अंतर्गत चुनाव की जो क्रिया है वो आ जाती है। वो खिलौने, कपड़े में भी चुनाव करना स्टार्ट कर देता है। और बात कर लेते हैं स्तर तीसरे की, पहल बनाम अपराध भावना। तो दोस्तों, ये अवस्था पूर्व स्कूल अवस्था पे होती है। इस अवस्था में बालक अपनी शक्तियों का प्रभाव दूसरों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, बालक खेलते समय दूसरे बच्चों को निर्देश देते हैं। जो बालक इस अवस्था को सफलतापूर्वक पार कर लेता है वह अपने आप को दूसरे को नेतृत्व करने की योग्य पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक संगठन होता है और उसका एक नेतृत्व करता है एक व्यक्ति, उसका जो हेड होता है, वो जो भावना होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। और हमारा चौथा स्तर है मेहनत बनाम हीनता। तो ये स्तर 5 से 11 वर्ष की आयु का होता है। इस स्तर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से बालक अपनी उपलब्धियों और योग्यताओं पर गर्व महसूस करते हैं। जिन बच्चों को माता पिता और अध्यापकों द्वारा उत्साहित किया जाता है वो बालक अपनी योग्यताओं और कौशलों पर विश्वास करने लगते हैं। जिन बच्चों को ये उत्साह नहीं मिलता कि वह अपनी योग्यता और कौशलों पर विश्वास नहीं कर पाते, वे हमेशा अपने आप को हीन समझते हैं और कभी भी सफल नहीं हो पाते। और हमारा 5वां स्तर है पहचान बनाम अस्पष्टता। दोस्तों, वीडियो थोड़ा जरूर बड़ा होगा लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा क्योंकि समझाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो पहचान बनाम अस्पष्टता, तो जब बालक किशोरावस्था पे आ जाता है तो उसके अंदर एक होड़ बन जाती है कि उसे अपनी एक अलग से पहचान बनानी है। तो यही अवस्था किशोरावस्था की होती है। इस अवस्था में बालक अपनी पहचान तलाश कर रहे होते हैं और उनमें स्वतंत्रता की भावना का भी विकास होता है। इस अवस्था में यदि किशोर अपनी उचित पहचान बनाने पर और आत्म संप्रत्यन का निर्माण करने पर, यानी कि आत्म संप्रत्यय का मतलब होता है आत्मसम्मान बनाने पर, अपनी पहचान बनाने पर,
निर्माण करने में सफल हो जाता है तो उसके अंतर्गत आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंस बन जाता है, और ऐसा है नहीं कर पाता तो उसके अंतर्गत जो आत्मविश्वास है वो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी हो जाती है। छठवां है लगाव बनाम अलगाव। तो ये अवस्था प्रारंभिक वयस्क काल पर होती है, जब बालक 18 से 21 वर्ष का हो जाता है तो इसके अंतर्गत ये जो क्रिया है वो आ जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों को तलाश करता है। एरिक्सन मानते हैं कि उनका विश्वास था कि ये महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति दूसरों के साथ कुछ बहुत ही गहरे संबंध बनाए। जो लोग इस स्तर पर सफल हो जाते हैं वह इस प्रकार के संबंध बना पाते हैं जो सुरक्षित और विश्वासी होते हैं, जबकि जो लोग ऐसा करने में असफल होते हैं उनमें संवेगात्मक इंग्लिश में कहा जाए तो इमोशंस जो होते हैं वो लगाव हो जाते हैं। उनका किसी से भी लगाव नहीं रहता, ना ही किसी के साथ बैठना उन्हें पसंद रहता, और अकेले बैठते हैं, और अकेला बैठने वाला व्यक्ति निराश ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, क्योंकि इस समय विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने टोटल 8 स्तर के बारे में बताया है, और हमारा 7वां स्तर है उत्पादकता बनाम जड़ता। तो दोस्तों एरिक्सन ने अपने जो सिद्धांत में 7 स्तरों का वर्णन किया, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जरूर पूछी जाती है एग्जाम पर। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ते जाइए और हमारे साथ नोट्स भी बनाते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और सबको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो ये अवस्था वयस्क अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान अपने करियर और परिवार पर होता है। जो लोग इस स्तर पर कामयाब होते हैं वह ये महसूस करते हैं कि वह समुदाय और समाज जहाँ वो लोग रहते हैं, समाज और समुदाय उसका परिवार हो गया, और वह अपना योगदान दे रहे हैं। जो लोग इस स्तर पर कामयाब नहीं होते तो उनको अनुत्पादक और संसार से कटा हुआ महसूस करते हैं। वो मानते हैं कि संसार पर उनकी कोई भूमिका नहीं हो, किसी के लिए भी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। और हमारा 8वां और आखिरी स्तर है वफादारी बनाम निराशा। तो दोस्तों ये स्तर जो होती है वो वृद्धावस्था के दौरान होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने भूतकाल में झांक कर देखता है, अर्थात जो उसके पास में बीत चुका उसके बारे में वो देखता है। जो लोग इस स्तर में सफल रहते हैं वह सोचते हैं कि उनका जीवन बेकार गया, और वे बहुत ही पश्चाताप करते हैं, और वे लोग निराश हो जाते हैं। जो लोग अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं उनमें वफादारी की एक चेतना आ जाती है। तो दोस्तों जो लोग अपने फ्यूचर माफ कीजिएगा जो अपने पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत ही बेकार हुआ और हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, और जो लोग ये सोचते हैं कि हमने अपने जीवन काल में अपनी किशोरावस्था में बहुत कुछ किया, तो उनके अंदर एक गर्व की महसूस होता है। इस प्रकार के लोग भूतकाल के बारे में सोच कर कुछ पश्चाताप करते हैं, लेकिन असमान असंतुष्टि का एहसास करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने एरिक्सन के सिद्धांत पे पढ़ा। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत पर विकास की जो स्तर है वो बताया, और उन्होंने अपने सिद्धांत पर 8 स्तरों का वर्णन किया है और अलग अलग अवस्थाओं के स्तर के बारे में बताया है। अब हम बात करेंगे पियाजे के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों आपको पियाजे का सिद्धांत फर्स्ट ईयर में तो पढ़ना ही है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी पियाजे का सिद्धांत आप सभी को जरूर मिलेगा। तो एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पर याद रहे, और अच्छी सी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अगर किसी भी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना है तो एक बेहतरीन नोट्स का बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था, तो संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया था। अब संज्ञानात्मक शब्द क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो संज्ञान मतलब होता है समझना। कई बार आपने न्यूज में हेडलाइन में ये पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस घटना का संज्ञान लिया जाएगा, वो यही संज्ञान है। संज्ञान मतलब समझना, उसे उस घटना को उस कथना को समझना पड़ेगा कि क्या हुआ था। तो आइए जान लेते थोड़ा जीन पियाजे के बारे में पढ़ लेते। तो दोस्तों जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और इनकी विशेषता ये थी कि इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया है इसका जो इन्होंने प्रयोग किया था वो अपने ही बच्चों पर किया था। कई बार टेट में पूछ भी लिया जाता है कि ऐसे कौन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने प्रयोग अपने बच्चे पर किया था। तो संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन स्विट्जरलैंड के जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा बताया गया है। पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्वयं अपने 3 बच्चों का अध्ययन किया, यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे ने अपने इस संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बताया क्या है। तो उन्होंने संज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि संज्ञान का विकास कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। पियाजे आप नीचे देख सकते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक की
व्याख्या करते हुए बताया कि जो संज्ञान है वो प्राणी का ज्ञान है, जिसे वह वातावरण के संपर्क पर आने पर अर्जित करता है। ये कहते हैं कि संज्ञान व्यक्ति का ज्ञान होता है जो वातावरण पर लोगों के साथ उठते बैठने के बाद जो उसे ज्ञान अर्जित होता है वही संज्ञान कहलाता है। इस प्रकार के ज्ञान में अनेक मानसिक क्रियाएं सन्निहित रहती हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। विकास किसी भी अवस्था में बदलती नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो संज्ञान है, जो ज्ञान अर्जित करता है, वो विकास की किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होता। दोस्तों, इन्होंने अपने सिद्धांत पर 2 महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में बताया है, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रही हूँ कि पियाजे ने जिन 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया उनमें से एक का नाम संगठन है, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और दूसरा है अनुकूलन, एडॉप्शन जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत पर 2 क्रियाओं का वर्णन किया। किसका? संगठन का और अनुकूलन का। अब आप पूछेंगे संगठन क्या होता है? तो दोस्तों, संगठन से पियाजे का अभिप्राय है कि बुद्धि में सन्निहित विभिन्न क्रियाएं, बुद्धि के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, प्रत्यक्षण, स्मृति, चिंतन। तो दोस्तों, प्रत्यक्षण का हिंदी अर्थ होता है देखना, स्मृति चिंतन अर्थात जो घटना बीत चुकी है उसका स्मृति करना, उसे याद करना और उसके बारे में सोचना, और लिखा हुआ तर्क, तर्क मतलब विचार विमर्श करना आदि परस्पर संगठित होकर कार्य करती है। जब कोई बालक किसी वातावरण के उद्दीपक परिस्थिति के सम्मुख होता है, उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कार्य नहीं करता, बल्कि एक साथ संगठित होकर वो ज्ञान अर्जन करता है। अब बात कर लेते हैं अनुकूल के बारे में। अनुकूलन क्या होता है? तो दोस्तों, मानसिक स्तर पर संगठन की ये क्रिया सदा चलती रहती, वातावरण के साथ समायोजन संगठन का ही परिणाम है। व्यक्ति और वातावरण के संबंध में संगठन आंतरिक रूप से और अनुकूल बाह्य रूप से प्रभावित करता है। पियाजे ने संगठन की अपेक्षा अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो दोस्तों, अनुकूलन का मतलब ये है कि जैसी परिस्थितियां चल रही हैं उसी के अनुकूल कार्य करना। माना कि जैसे कि आपके सामने कोई कठिन परिस्थितियां आ गई हैं तो अच्छे से विचार विमर्श करके उसके अनुरूप कार्य करना। ऐसा नहीं कि आवेग में आकर, क्रोध में आकर कुछ भी उल्टा सीधा कर दो, ये नहीं कहलाता अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब ये है कि जब विषम परिस्थितियां हो और उसी के अनुसार कार्य किया गया हो तो वो अनुकूलन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इन्होंने 2 क्रियाएं दी थी जिसका नाम था संगठन और अनुकूलन। उसके बाद इन्होंने इन 2 क्रियाओं के बाद उपक्रियाएं दी। उपक्रिया का मतलब ये होता है कि इन्हीं क्रिया के अंदर 2 क्रियाएं और चलती हैं, और एक क्रिया का नाम है आत्मसातन और दूसरी क्रिया का नाम है समंजस। तो समंजन होता है। और पहली आत्मसातन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पियाजे ने आत्मसातन की प्रक्रिया की एक जीव वैज्ञानिक के रूप में व्याख्या की है। वो आत्मसम्मान का व्याख्या करते हुए बताते हैं कि आत्मसम्मान होता क्या है। तो दोस्तों, जीव वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मसम्मान प्राणी में विकसित तथा विकासशील संरचनाओं में बाह्य तत्वों को समन्वित व जाने की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, आत्मसातन का मतलब मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं, ये तो वैज्ञानिक भाषा पर था। सरल शब्दों पर यदि कोई चीज आपको समझाई जा रही है और वो चीज आपको समझ में आ गई, आपने आत्मसातन ग्रहण कर लिया, वही आत्मसातन कहलाता है। आपको कोई टीचर के माध्यम से कुछ पढ़ाया जा रहा है और आपने उस जो पढ़ाया गया वो आप समझ गए, वही आत्मसातन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं समंजन के बारे में। आपको और आत्मसातन के विस्तृत रूप से पढ़ना है तो आप सभी लोग ऊपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोट्स भी बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं समंजन क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वर्ड को पढ़कर इस थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि समंजन होता क्या है। तो दोस्तों, दूसरे व्यक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेना अर्थात अच्छा व्यवहार बना लेना ही समंजन कहलाता है। पियाजे के देखिए व्याख्या करते हुए पियाजे ने क्या कहा है कि पियाजे के अनुसार बालक उद्दीपन जगत का ज्ञान एक दूसरी प्रक्रिया के सहायता से भी प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया का नाम समंजन है। समंजन को वस्तुतः आत्मसातन की ही एक प्रक्रिया माना जाता है। समंजन की प्रक्रिया में बालक किसी नई वस्तु को अपने ज्ञान भंडार में लाने के लिए उस वस्तु के स्वरूप को परिवर्तित नहीं करता, बल्कि पुराने अनुभव के साथ नए अनुभव को इस प्रकार व्यवस्थित करता है जिसमें दोनों पुराने एवं अनुभव साथ साथ रह सके। तो दोस्तों, समंजन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को कोई चीज जैसे कि पढ़ाई गई, आत्मसातन का ये एक भाग होता है। आत्मसातन में आपने कोई चीज को समझा, उसके बाद समंजन, अगर आपको उसी से संबंधित एक और नया फैक्ट मिला और आपने उसको भी ग्रहण कर लिया और अपने पुराने अनुभव के साथ उस अनुभव को भी जोड़ लिया, यही समंजन कहलाता है।
एक बार मैं फिर से बता दूँ, जैसे कि कोई टीचर आपको समझाया, आपने उस चीज़ को समझा, उसके बाद आपको कोई अगला टीचर आया और उससे रिलेटेड उसने कुछ नए फैक्ट बताए, आपने उसे भी ग्रहण कर लिए, अर्थात आपने पुराने अनुभव के साथ नए अनुभव को भी अपने एक मन में, मस्तिष्क में बैठा लिया, यही समंजन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पियाजे ने अपने सिद्धांत पर 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। जी हाँ दोस्तों, 4 अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। उनकी पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरी अवस्था का नाम है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। और उन्होंने 4 अवस्था बताई और चौथी अवस्था का जो नाम है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों अभी हम इसका विस्तृत भी पढ़ेंगे कि उन्होंने इस अवस्था के अंतर्गत बताया क्या। याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन है वो हमेशा लॉन्ग आंसर में पुटअप किए जाते हैं और आप सभी को सभी की व्याख्या करते हुए लिखना है। थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, इसलिए इस सभी का विस्तृत रूप से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जान लेते हैं सबसे पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था। तो दोस्तों ये जो होती है वो 1 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो संवेदी पेशी अवस्था कहलाती है। इस अवस्था का वर्णन करते हुए पियाजे जी कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चा केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं को ही समझता है और इसी से ज्ञान अर्जित करता है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की रहती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके भीतर केवल सहज क्रियाएं, मतलब कि समान क्रियाएं करता है, जैसे कि रोना और थोड़ा बहुत आवाज़ें निकालना, विभिन्न प्रकार की हंसना, ये क्या होती है सहज क्रिया जो हर एक बालक करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके भीतर केवल सहज क्रियाएं को पाया जाता है, जिसे पियाजे ने नैसर्गिक स्कीमा कही। हाँ दोस्तों, एक स्कीमा वर्ड आया, इसको मैं बता दूं कि जो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेगी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट में बताई है अमूर्त, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इन्हीं चारों अवस्था को एक वर्ड दिया गया है जिसे कहा जाता है स्कीमा। कई बार टेट में पूछा गया है कि स्कीमा क्या होता है, तो पियाजे द्वारा अपने सिद्धांत में बताई गई 4 अवस्थाओं को क्या कहते हैं, स्कीमा। अब बात कर लेते हैं दूसरी अवस्था के बारे में, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। तो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था से 2 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व संज्ञानात्मक जो अवस्था होती है वो 2 से 6 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है, अर्थात वो अपने आप में ही रहता है, ज़्यादा लोगों के साथ, मतलब बड़े लोगों के साथ नहीं रहता, अपने ही ग्रुप के जो उसके एज के साथ लोग होते हैं उन्हीं के साथ खेलता रहता है। और जब वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तु के संबंध में अपनी जानकारी आधिकारिक बढ़ाता है। और इस अवस्था में धीरे धीरे प्रतीकों जो सिंबल्स होते हैं उनको ग्रहण करता है, वो चिन्हों को समझता है कि इसका मतलब क्या होता है, किंतु अभी तक वह कार्य कारण संबंध एवं तार्किक चिंतन, अर्थात किसी भी समस्या पर विचार विमर्श नहीं कर पाता, तार्किक चिंतन नहीं कर पाता। और हमारी जो अगली अवस्था स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, इसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं और ये पियाजे द्वारा दी गई तीसरी अवस्था है और ये 7 से 12 वर्ष होती है। तो पहली अवस्था हमारी क्या होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष और 2 वर्ष से लेकर ये होती है हमारी 6 वर्ष तक। और ये जो हमारी अगली अवस्था है वो क्या होती है, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। तो ये अवस्था 7 से 12 साल तक की होती है इस अवस्था में। जी हाँ दोस्तों, जो उसकी तीसरी अवस्था वो कब से होती है, 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। आप याद रखिएगा 7 से 11 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। अब आप अपने दिमाग से सोच लीजिएगा कि जब बालक 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है तो वो कैसी कैसी क्रियाएं करता है। अब बात कर लेते हैं जो हमारी आखिरी अवस्था है, उसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों ये 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की बीच की अवस्था होती है। इस अवस्था को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। दोस्तों अब आप अपने आप विचार विमर्श करिए कि यदि बालक 12 से 18 वर्ष का हो तो वो क्या क्या करने लगता है। उसके अंतर्गत तार्किक चिंतन आने लगते हैं, वो कल्पना भी करने लगता है, वो उन चीज़ों के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है जो उसे दिखाई नहीं देती। मैंने सबसे पहले वीडियो पर आपको 2 वर्ड बताए थे, मूर्त और अमूर्त, और बताया था कि इसका साइकोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है। मूर्त का मतलब होता है वो चीज़ जो दिखाई देती है, अमूर्त का मतलब वो होता है वो चीज़ जो हम देख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इस अवस्था में बालक क्या करने लगता है, तार्किक
तार्किक चिंतन करने लगता है और उसके अंतर्गत किसी भी समस्या को समस्या का समाधान करने की जैसी क्षमता का भी विकास हो जाता है, उसके अंतर्गत योग्यताएं का भी विकास हो जाता है। यही दिया गया है इसमें। आपको अपने आप सोचना है, यदि आप सोचे कि आप इसे रट लेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि उम्र दी गई है, 7 से 11 वर्ष का बालक क्या क्या कर सकता है, 2 से 5 वर्ष का तो उसके अंतर्गत वह कौन कौन सी क्रिया कर सकता है, ये सब कुछ आप अपने आप लिख सकते हो। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आप सभी को। अब बात कर लेते हैं कोल वर्ग के सिद्धांत के बारे में। तो 3 सिद्धांत है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोल वर्ग का सबसे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों कोल वर्ग ने अपने सिद्धांत पर जो है तार्किक चिंतन के 3 स्तरों का वर्णन किया है। वो अपने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने 3 स्तर बताए हैं, जैसा कि आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला बताया परंपरागत स्तर और इसके अंतर्गत उसने कुछ और टॉपिक्स का वर्णन किया है, जैसा कि पहला टॉपिक लिखा हुआ है। और दोस्तों एक बात और पूछा जाता है कि कोल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो कोल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और हमारा दूसरा है परंपरागत स्तर। इसके अंतर्गत भी इन्होंने 2 और टॉपिक्स के बारे में बताया। वो है परस्पर एकरूप अभिमुखता, 5वां है अधिकरण संरक्षण अभिमुखता और इन्होंने तीसरा स्वरूप बताया है, वो ये है तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर। अब हम इसका विस्तृत रूप से जानेंगे कि ये इनके बारे में है क्या, ये स्तर के अंतर्गत होता क्या है। तो हमारा पहला स्तर था पूर्व परागत स्तर। तो इसमें कहा गया है, कोल वर्ग जी ने बताया है कि ये प्रथम स्तर माना गया है। इसका मत ये है कि इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में अधिक चिंतन करता है। जी हाँ दोस्तों, जो उसकी ज़रूरतें होती हैं उसके बारे में वो अधिक चिंतन करता है। इस स्तर पर यदि उसमें नैतिक दुविधाओं से युक्त प्रश्न पूछे जाएं तो उनके उत्तर प्रायः लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। इस स्तर पर नैतिक कार्य अच्छे या बुरे कार्यों में निहित होते हैं, न कि अच्छा अथवा बुरे व्यक्तियों में। अच्छा या बुरा, सही अथवा गलत की व्याख्या मिलने वाले पुरस्कार, प्रशंसा या दंड या नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक समर्थ होने वाले स्थूल परिणामों से आंकी जाती है। और इन्होंने इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक भी बताए हैं। पहला है आत्म केंद्रित निर्णय। तो दोस्तों इस अवस्था का बालक अपने आप के बारे में सोच कर ही निर्णय लेता है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता, यही इसका वर्णन किया गया है। और दूसरा है दंड और आज्ञा पालन। तो इस सोपान में बालक अपने बड़े व्यक्तियों या अधिकार संपन्न व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के लिए चिंतन करता है। वह किसी भी प्रकार के बड़ों के द्वारा लगाए गए नियमों को तोड़ने के जो परिणाम होते हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से समझता है और जानता है कि यदि मैंने ऐसा किया तो मुझे दंड मिलेगा। और तीसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तो इस सोपान में बालक अपनी आवश्यकताओं को पूरा तभी करना चाहता है जब उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं, वो लाभ प्राप्त होने पर प्रोत्साहित होते हैं। और हमारा दूसरा है परंपरागत स्तर। इस पर कोल वर्ग जी कहते हैं कि नैतिक विकास के इस स्तर पर नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों पर निहित होते हैं। बालक बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ण करने में रुचि लेता है, अपने परिवार तथा सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है, उनमें परंपरागत नियमों पर भी उत्तरदायित्व होता है। तो दोस्तों जब परंपरागत स्तर के बारे में कोल वर्ग जी वर्णन करते हैं कि इस समय जो बालक में है वो नैतिक विचारों का विकास होता है, अर्थात वो अपने दायित्वों को समझता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वो माता पिता और अपने समाज के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। अब बात कर लेते तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर। तो कोल वर्ग जी ने अपने आखिरी और लास्ट स्तर पर बताया है कि कोल वर्ग नैतिक विकास की स्थिति एवं सर्वोच्च स्तर पर बालक ने उन नैतिक मूल्यों एवं नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने को स्पष्ट प्रयास करने लगते हैं जिनकी सामाजिक दृष्टि से वैधता होती है, जिसे समाज स्वीकार करता है, एवं जो परंपरागत मूल्यों एवं नियमों अथवा सिद्धांतों से अलग हो सकते हैं। उनमें स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा एवं अनुसरण करने की भावना होती है। नैतिक मूल वस्तुतः उभयनिष्ठ मानदंडों, अधिकार एवं दायित्व की पूर्ति में निहित माने जाते हैं। इस स्तर पर होने वाले नैतिक विकास को निम्नलिखित 2 सोपानों पर बांटा गया है। पहला है सामाजिक अनुबंधन विधि समता अभिमुखता। इस पर कोल वर्ग जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस सोपान के अंतर्गत उचित कार्यों की आलोचना ढंग से परख कर सभी समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए समान व्यक्तिगत अधिकारों एवं मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। व्यक्तिगत मूल्यों एवं विचारों के सापेक्षवाद के प्रति जागरूकता के परिणाम स्वरूप अहम
सहमति होती है। और दूसरा बताया सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों सार्वभौमिक मतलब आप समझ पा रहे होंगे यूनिवर्सल, जो चीज़ प्राकृतिक होती है, जो अपने आप घटित होती है, उन्हें सार्वभौमिक कहते हैं। जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती, जैसे चलती है वैसी ही चलती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। तो नैतिक विकास के इस सोपान में मनुष्य उचित अनुचित निर्णय लेने लगता है। वो जानता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, और साथ ही वो तार्किक यानी कि तर्क विचार विमर्श करने लगता है। व्यापकता, किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से समझने लगता है। सार्वभौमिकता, जो हमेशा कभी भी परिवर्तित नहीं हो एवं एक रूपता से युक्त होते हैं। ये सिद्धांत अमूर्त होते हैं, अर्थात ये जो सिद्धांत होते हैं वो दिखाई नहीं देता, लोग इसे अपने अनुभव करते हैं और इसे फील करते हैं। बोधगम्यता एक लिखा हुआ है, तो बोधगम्यता का मतलब है फील करना, महसूस करना। ये सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत होने के साथ साथ मानवीय अधिकारों की समानता, परिचरता एवं मानव जाति के प्रति सम्मान की भावना से युक्त होते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने कोलबर्ग द्वारा बताए गए 3 स्तर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत के बारे में पढ़ा। और मुझे इस बात पर विश्वास है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगला जो नया वीडियो बनाऊंगी उस पर और अधिक प्रयास करूंगी कि आप सभी को समझ में आए। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।